Hello friends, I am CSCMA Debashish Goswami and I welcome you for this EVCL revision video. तो हम यहाँ पे मेजर टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जैसे ODI, EVC और साथ ही साथ हम FCR को भी कवर करेंगे। चलिए रेडी? तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है ODI, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है ये? जब भी कोई फॉरेन एंटिटी हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो हम उसे क्या कहते हैं? ODI, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किस तरीके से इन्वेस्टमेंट हो सकता है? सबसे पहला कैपिटल की फॉर्म में, यानी इक्विटी शेयर खरीद लिया उसने, मेमोरेंडम में सब्सक्राइब कर लिया वो, फर्स्ट डायरेक्टर बन गया वो। तीसरा, एग्जिस्टिंग शेयर को वो क्या करे? परचेज कर ले। चौथा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करे, आइदर वो ऑटोमेटिक रूट से या तो अप्रूवल रूट से। देन सच इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया is mostly in the form of wholly owned subsidiary और joint venture। तो अगर आप किसी कंपनी को खरीद रहे हैं तो या तो आप 50% से ज्यादा खरीदेंगे या तो आप पूरा 100% ही खरीद लेंगे। अगर आपने 100% खरीद लिया तो वो क्या बन जाएगा? wholly owned subsidiary। अदरवाइज अगर आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया तो वो क्या बन जाएगा? आपका joint venture। जैसे हीरो और होंडा, इन दोनों का क्या था? एक joint venture था। वैसे आगे बढ़ते हैं। अब ये wholly owned subsidiary क्या होता है? जहां पे फॉरेन एंटिटी ने पूरा का पूरा कैपिटल एक्वायर कर लिया किसी एक या एक से ज्यादा इंडियन कंपनी का। जॉइंट वेंचर क्या होता है? जहां पे एक फॉरेन एंटिटी ने, एक फॉरेन प्रमोटर ने क्या किया? यहां पे स्टेक होल्ड कर लिया किसका? इंडियन पार्टी का। चलिए अब किस किस फॉर्म में हो सकता है ये? सबसे पहला इक्विटी, देन लोन, देन गारंटी, एक्सेप्ट परफॉर्मेंस गारंटी अप टू 50% ऑफ टोटल गारंटी। तो ये लिमिट याद रखना है कि हम परफॉर्मेंस गारंटी मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? 50% ऑफ टोटल गारंटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ बातें और बताई गई हैं। इक्विटी कितना? 100%, बाकी सब कुछ 100% है। सिर्फ परफॉर्मेंस गारंटी आप कितना दे सकते हैं? अप टू 50%। ध्यान रखना। चलो, आरबीआई का अप्रूवल लगेगा अगर आपने सीलिंग को तोड़ दिया। क्या क्या परमिसिबल सोर्स है? आप किस किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? सबसे पहला, आपने विड्रॉ कर लिया पैसा। कहां से विड्रॉ किया? एडी कैटेगरी बैंक से आपने विड्रॉ किया। कैपिटलाइज किया आपने एक्सपोर्ट को, यानी कि आपने सामान बेचा है बाहर तो उससे आपको पैसे मिले, उस पैसे से आपने इन्वेस्टमेंट किया, चलेगा, अलाउड है। एक्सचेंजिंग फॉरेन करेंसी अकाउंट बैलेंस, ईसीबी, एफसीसीबी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, एडीआर, जीडीआर या स्वैप ऑफ शेयर्स। लास्ट इज फॉरेन करेंसी बॉन्ड एक्सचेंज, एडीआर और जीडीआर। तो बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है ये अपन डील करेंगे नीचे जब अपन ईसीबी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट इनटू अदर फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। क्या आप दूसरे फाइनेंशियल सेक्टर सर्विस में इन्वेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको एक बार बस रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्या प्रोसीजर है? सबसे पहला आप आरबीआई से अप्रूवल लेंगे। अप्रूवल लेंगे यानी रूट क्या बन गया? अप्रूवल रूट। आरबीआई कंसीडर करेगा, क्या कंसीडर करेगा? क्या स्टेटस होल्डर है? सर स्टेटस होल्डर याद आ रहा है, एफटीपी में पढ़े, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, वही वाला स्टेटस होल्डर वाला सर्टिफिकेट देखेगा। फिर आपका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस देखेगा कि क्या आप बाहर एक्सपोर्ट करते भी हैं कि नहीं करते। तो क्या देखेगा वो? आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ एवरेज एक्सपोर्ट। यानी आपने जितना प्रॉमिस किया है ना, वो प्रॉमिस आपका 10% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। यानी आपने जितना भी प्रॉमिस किया था उसका 90% से ज्यादा फुलफिल होना चाहिए। देन सीलिंग ये जो 10% का टोटल एक्सपोर्ट का या 200% ऑफ नेट ओन फंड, व्हिचएवर इज लोअर, शुड नॉट लाई इनटू डिफॉल्टर लिस्ट, नो नोटिस इशूड बाय एन अथॉरिटी। तो डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। और आखिरी चीज, केवाईसी, नो योर कस्टमर का कंप्लायंस हो जाना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब अपन आते हैं एलआरएस में। एलआरएस क्या है? हमारा लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। बोला कि इंडिविजुअल, आप लोग सुन मेरी बात, बार बार हमारे पास मत आओ। अगर आप नॉर्मल चीजें कर रहे हो ना तो 2.5 लाख तक की मैं लिमिट आपको असाइन कर रहा हूं। 2.5 लाख तक में आपको जो खर्चा करना है आप कर लो। क्लियर है? अब ये आप कहां कहां पे खर्चा कर सकते हो? अगर मैं कहीं बाहर घूमने गया, कोई अगर मैंने परचेज किया प्रॉपर्टी अब्रॉड, ये सारी ऐसी चीजें जहां पे आप खर्चे कर सकते हैं। तो ये आपकी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। मैंने बाहर की प्रॉपर्टी खरीद ली, मैंने फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलाया, इन्वेस्टमेंट किया बाहर, कोई होली ओन सब्सिडरी किया, या मैंने लोन दिया। किसको
किसको लोन दिया? किसी NRI को मैंने लोन दिया, जो कि किसके डेफिनेशन में आता है? रिलेटिव के डेफिनेशन में आता है अंडर कंपनीज एक्ट। अब आइए आगे, करंट अकाउंट में मैं क्या क्या कर सकता हूँ? बाहर घूमने जा सकता हूँ, पर नेपाल भूटान यहाँ पे कवर नहीं है। गिफ्ट डोनेशन दे सकता हूँ, बिजनेस ट्रिप पे जा सकता हूँ, एम्प्लॉयमेंट, स्टडी, एमिग्रेशन। एमिग्रेशन का मतलब मैं अगर परमानेंटली बाहर जा रहा हूँ घूमने के लिए तो एमिग्रेशन बोलते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मेंटेनेंस एक्सपेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स, मेरा कोई रिश्तेदार है, मैं उसका एक्सपेंस यहाँ पे मीट कर रहा हूँ, चलेगा क्या? चलेगा। 2.5 लाख की लिमिट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर requirements to be complied with by the remitter under RLRS, कुछ और रिक्वायरमेंट है जिसको पूरा करेगा तभी ये कंप्लाई करेगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे आप बस इसको रीड कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं अपन FCRA में। FCRA के अंदर ना 2 डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है, और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी क्या होता है। तो व्हाट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन? Any kind of transfer and delivery in form of donation or foreign hospitality which purports to provide money in Indian or foreign currency। हम क्या कर रहे हैं? हम किसी इंडियन आदमी को पैसा दे रहे हैं। वो पैसा हम क्यों दे रहे हैं? हमारा कुछ तो मकसद होगा। अच्छा, ये जो हम पैसा दे रहे हैं, क्या ये जरूरी है कि फॉरेन करेंसी में हो? नहीं, फॉरेन करेंसी, इंडियन करेंसी दोनों चलेगा, पर हम एक स्पेसिफाइड लिस्ट दे रहे हैं। उस लिस्ट वाले आदमी को अगर आपने यहाँ पे पैसे दिए तब आपका ये FCRA लागू हो जाता है। Any article other than a gift for personal use the value which is not more than the price stipulated for gift by central government। बोल रहे हैं हाँ, लेकिन गिफ्ट देना अलाउड है पर्टिकुलर लिमिट तक। वो लिमिट क्या है सर? 1 लाख रुपए। जैसे मान लो कि मेलोनी ने मोदी जी को गिफ्ट दिया, वो गिफ्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। पहली बात तो प्राइवेट यूज के लिए होना चाहिए, और दूसरा उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए? Not more than 1 lakh। Any security as per FCRA। अब ये फॉरेन सोर्स क्या होता है? फॉरेन सोर्स यानी फॉरेन गवर्नमेंट हो सकता है, इंटरनेशनल एजेंसी हो सकती है, नॉट बीइंग UN यानी यूनाइटेड नेशन की बात नहीं कर रहे, उससे अगर कुछ मिल रहा है तो चलेगा। और एनी अदर कंपनी वेयर मोर देन हाफ ऑफ द कैपिटल इज हेल्ड बाय, जिसका एक ऐसी कंपनी की बात कर रहे हैं जिसका आधे से ज्यादा शेयर कौन होल्ड कर रहा है? 4 लोग। कौन है वो 4 लोग? सबसे पहला फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन सिटीजन, फॉरेन कॉर्पोरेशन, फॉरेन कंपनी यानी फॉरेन कंपनी होल्ड कर रही है, या ट्रस्ट रजिस्टर्ड अब्रॉड। 5 ये 5 लोग अगर आपका आधे से ज्यादा कैपिटल होल्ड किए तो वो यहाँ पे क्या बन जाएंगे? आपके फॉरेन गवर्नमेंट का फॉरेन सोर्स। आई होप दिस इज क्लियर। आगे आते हैं अपन, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी क्या है? जरूरी नहीं है ना कि वो आपको पैसे ही दे, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको बाहर बुलाया और बाहर बुला के बढ़िया होटल में रुकवाया, आपको बहुत सारी चीजें खिलाए पिलाए और फिर आपसे कुछ गलत काम करवा रहे हैं, ठीक है। इसलिए फॉरेन हॉस्पिटैलिटी भी यहाँ पे कवर्ड है। फॉरेन हॉस्पिटैलिटी यानी इट मींस एनी ऑफर, जरूरी नहीं वो कैश में, काइंड में भी हो सकता है, बाय अ फॉरेन सोर्स, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, टू अ पर्सन फॉर कॉस्ट ऑफ ट्रैवल टू फॉरेन कंट्री, फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल ट्रीटमेंट। सर आप आके यहाँ पे बढ़िया होटल में रुकिए, पूरा खर्चा हम कराएंगे, बस आप हमारा ये काम कर देना, तो ये फॉरेन हॉस्पिटैलिटी है। क्लियर है? अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, FCRA was enacted as an internal security legislation। हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं, अगर वो इंपॉर्टेंट लोग किसी बाहर वाले के बहकावे में आ गए तो हमारा बहुत नुकसान हो सकता है, इसलिए इंटरनल सिक्योरिटी को बचाने के लिए FCRA आया है। क्या बोला? प्रोहिबिट सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन फ्रॉम रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन। सबके लिए नहीं, आपको लेना है। आपको जैसे मान लीजिए मैं बीबीएस में टीचर हूँ, मुझे कुछ मिल रहा है तो हम मेरे ऊपर ही अप्लाई नहीं होगा। कुछ पर्टिकुलर लोग हैं, जैसे कौन सा जज हो गया, आपका न्यूज़पेपर वाला हो गया, कॉलमनिस्ट हो गया, इस टाइप की एक लिस्ट है, उस लिस्ट के लोगों को अगर पैसा मिल रहा है तो उनके ऊपर अप्लाई होता है FCRA। आगे देखिए, रेस्ट्रिक्ट क्लासेस ऑफ पर्सन फ्रॉम एक्सेप्टिंग फॉरेन हॉस्पिटैलिटी व्हाइल विजिटिंग एनी कंट्री। जैसे मोदी जी हो गए, कोई पॉलिटिशियन हो गया या पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाला हो गया, अगर वो बाहर जा जाके गिफ्ट लेगा तो हो सकता है वो बहक जाए और बहकावे में आके कुछ काम कर दे उनके लिए, अच्छे के लिए, और देश का नुकसान कर दे, इसलिए FCRA यहाँ पे लाया गया है। आखिरी, the objective of FCRA is to regulate the acceptance and utilization of foreign contribution or foreign hospitality by certain individual or association and company
एंड टू प्रोहिबिट एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। बोल रहे हैं कि भैया आप एक्सेप्ट कर सकते हो या एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कर सकते हो तो कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसी के ऊपर डील करता है कौन, FCRA। चलिए गॉट इट एवरीवन। तो यहाँ पे हमारे मेजर टॉपिक्स कवर हो गए हैं। ये किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं, उसकी लिस्ट है देखिए। हमारे मोदी जी जैसे कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, कोई कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, कोई पब्लिक सर्वेंट, जज, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, MLA, पॉलिटिकल पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर जैसे RSS हो गया, NCC हो गया, ये सारे लोग, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ कंपनी जो कि ऑडियो न्यूज वगैरह देता है जैसे रिपब्लिक टीवी हो गया, आज तक हो गया, करस्पॉन्डेंट और कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर, ये सारे लोगों को अलाउड नहीं है। चलिए अगला टॉपिक है एग्जम्पशन फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, यानी ये सारे लोग वो हैं जिनको अलाउड है। अब जैसे मान लेते हैं कि जैसे राहुल गांधी है, उनका कोई रिलेटिव इटली में है, ठीक है। अब उन्होंने उनको कुछ 10 लाख रुपए का सामान दे दिया, क्या वो भी नहीं दे सकता? बोला नहीं भाई इतने हार्श नहीं है हम लोग, कुछ एग्जम्पशन भी हम आपको दे रहे हैं। जैसे सबसे पहला रेम्युनरेशन, अगर आपने कमाया, आप बाहर कुछ काम किए, आपको कुछ पैसे मिले उस वजह से, अलाउड है। दूसरा पेमेंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तीसरा अगर आप एजेंट हैं। चौथा अगर गिफ्ट और प्रेजेंट एज अ मेंबर ऑफ एनी इंडियन डेलीगेशन, आप ना मोदी जी के साथ फॉरेन सेक्रेटरी के साथ बाहर घूमने गए, उन्होंने आपको कुछ गिफ्ट दे दिया, क्या ये अलाउड है? हाँ ये अलाउड है, ठीक है। रिलेटिव अगर आपको दे रहा है, कोई इटली वाला एग्जांपल, स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड अगर आपको मिल रहा है, इस टाइप का कुछ पेमेंट मिल रहा है तो वो भी अलाउड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मेजर FCRA का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब एक दो टॉपिक और है, कुछ रेस्ट्रिक्शन है फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के लिए। सेम वही MLA, पॉलिटिकल पार्टी, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट, वही सेम टाइप के लोग यहाँ पे भी आ रहे हैं। अब देखिए एक्सेप्शन, ये रेस्ट्रिक्शन ये आप आराम से रीड कर लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा हट जा रहा हूँ, आप पॉज करके आराम से रीड कर लेना, कोई टेंशन नहीं है। चलिए कुछ और चीजें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको पूछना पड़ेगा कि भैया कि हमको आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दीजिए, ये सर्टिफिकेट अगर हमको मिल गया तो हम फॉरेन सोर्स से पैसा ले सकते हैं और हॉस्पिटैलिटी ले सकते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया, राइट टू डिक्लेयर एनी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइंग द ग्राउंड ऑन व्हिच इट वांट टू डिक्लेयर इट एज ऑर्गेनाइजेशन हैविंग पॉलिटिकल नेचर। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे बोल सकता है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है ना ये पॉलिटिकल नेचर का लग रहा है, तो आपको परमिशन लेकर कोई फॉरेन सोर्स से पैसा लेना है या हॉस्पिटैलिटी लेनी है, बिना परमिशन के नहीं कर सकते। A period of 30 days from notice is prescribed for the organization to submit its representation। क्या मतलब है कि भैया आप कह रहे हो कि नहीं मैं पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूं, मैं बिल्कुल उस नेचर का नहीं हूं, तो 30 दिन के अंदर अंदर आप अपनी बात रख लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, 30 दिन के अंदर अंदर देखेगा कि सफिशिएंट कॉज है या नहीं है। रिप्लाई देखने के बाद वो ये डिसाइड करेगा 120 दिन के अंदर अंदर कि भैया आप पॉलिटिकल नेचर वाले हैं या पॉलिटिकल नेचर वाले नहीं है। फिर 120 दिन कम पड़ गया तो कोई बात नहीं, 60 दिन का आपको क्या मिल जाएगा, एक्सटेंशन, ठीक है। तो 120 डेज प्लस यहाँ पे 60 डेज का पार्ट आता है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कैंसिल कर सकती है? यस, कैंसिल भी कर सकती है। The central government may cancel the certificate of registration in following case। आपको पहले सर्टिफिकेट दिया, वो हमने ऊपर डील किया, कैंसिलेशन की बात अभी हम करेंगे। पहला, डिफंक्ट और नॉट वर्किंग फ्रॉम पास्ट टू कंसेक्यूटिव ईयर, आप 2 साल से कुछ कर ही नहीं रहे हो, कैंसिल कर दिया रजिस्ट्रेशन। रजिस्टर्ड बाय प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, वायलेशन ऑफ टर्म्स ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बोला गया था कि आप इतने से ज्यादा पैसा मत लेना, आप उससे ज्यादा पैसा ले लिए। बोला गया था कि आप 7 दिन के अंदर रिपोर्टिंग करना, अब 7 दिन में रिपोर्ट नहीं की, यानी कुछ तो टर्म्स आपने तोड़ दिया। वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनहित में आपने कुछ गलत कर दिया, तो ऐसे केस में भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल। प्रोवाइडेड दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शुड बी गिवन। लास्ट, इफ कैंसिल्ड द देयर इज नो रजिस्ट्रेशन एंड नो री-रजिस्ट्रेशन फॉर नेक्स्ट 3 ईयर। मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन मिला था कुछ सालों के लिए, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, तो जब भी कैंसिल होगा, मान लो 2023 में कैंसिल हुआ, तो 3 साल तक अब आपको रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे। लास्ट चीज इस टॉपिक का, अगर आपने फॉल्स स्टेटमेंट देके रजिस्ट्रेशन ले लिया तो पहली बात तो कैंसिल होगा, और दूसरा 6 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट और फाइन भी आपके ऊपर ठोका जाएगा। अगर किसी ऑफेंस में अगर जहां पे पनिशमेंट नहीं लिखा है,
वहां पे 1 साल तक की जेल हो सकती है या फाइन। कोई आर्टिकल मैंने ले लिया, कोई सामान मैंने ले लिया और मेरे को नहीं लेना चाहिए था, या 1 लाख तक का अलाउड है, मैंने 10 लाख का सामान ले लिया, ऐसे केस में क्या होगा, 3 साल तक की जेल और फाइन। क्लियर है बच्चों? तो यहां पे हमारा ओडीआई और एफसीआरएस दोनों हो जाता है कंप्लीट। थैंक यू।